स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव पे। मैं डॉक्टर छबिलाल भारत का संवैधानिक विकास की लेक्चर सीरीज में आज तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। आज हम लोग संशोधन अधिनियम 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट 7081 पे चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था और इसको लाने का कारण क्या था। तो इसकी पृष्ठभूमि पे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट की पृष्ठभूमि क्या थी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मेन मुद्दा था। अब वो क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसे कौन से उपबंध थे जिसके कारण एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा या संशोधन अधिनियम लाना पड़ा। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर एक प्रावधान किया गया था और उसी प्रावधान के कारण सर्वोच्च न्यायालय और सपरिषद के बीच में विवाद पैदा होने लगा था। ब्रिटिश सरकार ने ये अनुभव किया, ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि यार भारत में जो कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण का जो उसने प्रयास किया था 1773 एक्ट के तहत, वो क्या हो रहा है, असफल हो रहा है। इसी कारण से ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक डेट है, 1781 में जो डेट एक्ट ऑफ सेटलमेंट की है, दो समिति का गठन किया, एक प्रवर समिति और दूसरी गुप्त समिति का गठन किया। एडमंड बर्ग, ये नाम महत्वपूर्ण है, एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में प्रवर समिति ने, एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में प्रवर समिति ने एक प्रतिवेदन संसद के सामने पेश किया। उस प्रतिवेदन में विषय कौन कौन से थे तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे कि भारत में न्याय व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय और सपरिषद के संबंधों की जांच करना। ये तीन मुद्दों पे, सर्वोच्च न्यायालय और सपरिषद के संबंधों की जांच करने की बात, भारत में न्याय व्यवस्था की बात, इन तीनों विषयों पे उसने क्या किया, अपना प्रतिवेदन एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में प्रवर समिति ने संसद के सामने पेश किया। जो ये प्रतिवेदन पेश किया, यही प्रतिवेदन 1781 संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ। इसे ही बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या संशोधन अधिनियम 1781 कहा गया या कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम था बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहा जाता है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, संशोधन अधिनियम 1781, बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781, ये तीनों एक्ट ऑफ सेटलमेंट के ही नाम हैं और इसके कारण हमने बता दिया किस कारण से इसको लाना पड़ा। अब हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के उद्देश्य कौन कौन से थे। तो मात्र एक उद्देश्य है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को या उसके दोषों को दूर करना। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कमी आ गई थी, दोष आ गए थे, उसको दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लेके आया गया था संसद के द्वारा। अब इसमें प्रावधान क्या क्या थे हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रावधान था कि भारत सरकार को क्या करना होगा, सहायता देना होगा, भारत सरकार को सहायता देना। दूसरा था राजस्व का नियमित संकलन करना, भारत सरकार को सहायता देना। दूसरा था राजस्व का नियमित संकलन करना। तीसरा इसमें प्रावधान किया गया था कि प्राचीन विधियों परंपराओं को मान्यता देना, भारत की प्राचीन विधियों और परंपराओं को मान्यता देना, ये प्रावधान किया गया था। अगला प्रावधान इसमें अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के पदाधिकारियों को, जो कंपनी के पदाधिकारी थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पदाधिकारी थे, उनके द्वारा जब शासकीय रूप से कोई कार्य किया जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से उसको बाहर कर दिया गया। यही प्रश्न ज़्यादा पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कौन सा प्रावधान किया गया था। तो जो कंपनी के अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, अगर वो शासकीय रूप से यानी पद पर रह के कोई काम करते हैं तो उसको सर्वोच्च न्यायालय के दायरे से बाहर कर दिया गया था, अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। अन्य प्रावधानों में अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए जितने भी नियम थे उसको सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत करने यानी रजिस्टर करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद को भी अधिकार दिया गया कि उनके जो भी मामले हैं, जो गवर्नर जनरल की परिषद कानून बनाएगी, जो भी नियम बनाएगी, उसको पहले सर्वोच्च न्यायालय में क्या करना पड़ता था, रजिस्टर करना पड़ता था, उसमें एंट्री करनी पड़ती थी, तभी वो कानून लागू होता था। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन, उसका पंजीकृत करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।
अगला इसमें था प्रांतीय न्यायालयों को, प्रांतीय जो न्यायालय थे भाई, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उसके नीचे के जो न्यायालय थे उनकी अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास करने का प्रावधान किया गया। मतलब अब जो प्रांत के न्यायालय थे पहले सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते थे, लेकिन अब उनको अधिकार दिया गया कि वो गवर्नर जनरल की परिषद के पास भी अपने अपील कर सकते हैं। इसके अलावा 5,000 पाउंड से अधिक मामले, देखिए अमाउंट पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 5,000 पाउंड से अधिक मामले सब परिषद ब्रिटिश सम्राट के पास भेजने का प्रावधान किया गया कि 5,000 पाउंड से ज़्यादा के अगर मामले आएंगे तो ब्रिटिश सम्राट के पास भेजा जाएगा। किसके थ्रू? ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के पास भेजा जाएगा। यानी कि इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने का कार्य किया गया, जिससे विवाद कम हो सके और संसदीय नियंत्रण स्थापित हो सके। ये रहा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब हम चर्चा करेंगे इंडिया बिल। 2 बिल इसके बाद लाए गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा, एक इंडिया बिल और दूसरा नाम था डंडाज का बिल। एक और बिल था डंडाज का बिल। ये भी बिल 1783 में ही लाया गया था, 83 में ही लाया गया था। किंतु ये दोनों बिल, डंडाज का बिल और इंडिया बिल, ये दोनों बिल पास नहीं हो पाए थे। ये भी महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, इसके तथ्य भी, इसके फैक्ट्स भी कहीं परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इंडिया बिल पे भी चर्चा कर लेते हैं कि फॉक्स ने 1783 में, फॉक्स ने क्या किया था? 1783 में फॉक्स ने 1783 में इंडिया बिल पेश किया था। ठीक है, और इस बिल में क्या प्रावधान थे? इस बिल में प्रावधान थे कि कंपनी की राजनीतिक और सैनिक शक्ति को 7 आयुक्तों का एक बोर्ड बनाया गया और उसे देने का प्रावधान किया गया था। ध्यान से देखिए कि इंडिया बिल में कंपनी की जो राजनीतिक शक्ति थी और जो सैनिक शक्ति थी, राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति के लिए क्या किया गया? एक आयुक्तों का, कमिश्नरों का बोर्ड बनाया गया और उसकी सदस्य संख्या कितनी बनाएगी? 7 बताएगी। इस प्रावधान किया गया कि 7 लोग होंगे, कमिश्नर होंगे, उनका बोर्ड होगा, उनके पास कंपनी की राजनीतिक और सैनिक शक्ति होगी। अगला इसमें कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक शक्ति के लिए आयुक्तों के अधीन, देखिए 3 शक्तियाँ कंपनी के पास थी, राजनीतिक, सैनिक, तो उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया इंडिया बिल में कि 7 आयुक्तों का एक बोर्ड बनाया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। और अगला प्रावधान किया कि जो कंपनी की व्यापारिक शक्ति है, उन्हीं कमिश्नर जो थे, जो 7 कमिश्नर थे, उनके अधीन 9 उपनिदेशक, डिप्टी डायरेक्टर बनाया जाएगा और उनको दे दिया जाएगा। मतलब व्यापारिक शक्ति के लिए 9 डिप्टी डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात की गई थी और राजनीतिक और सैनिक शक्ति के लिए 7 कमिश्नर को अपॉइंट करने की बात की गई थी। यह बिल, जो इंडिया बिल है, यह बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया। पूछता है कि इंडिया बिल किस में पास हुआ था? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी कि वहाँ की जो ब्रिटेन की जो लोअर हाउस है, निम्न सदन है, उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, उसमें पास हो गया था। लेकिन उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये पास नहीं हो पाया था, जिसके कारण वहाँ पे मिलीजुली सरकार थी लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की। किसकी मिलीजुली सरकार थी? लॉर्ड नॉर्थ थे और फॉक्स की मिलीजुली सरकार थी। इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया था। तो प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा बिल था जिसके कारण ब्रिटेन की सरकार को, यानी भारतीय मामलों पे ब्रिटेन की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा? तो ये ऐसा पहला और अंतिम बिल था या अंतिम अवसर था जब अंग्रेजी सरकार को भारतीय मामलों पर त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये कुछ फैक्ट्स थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के और इंडिया बिल के, जो मुझे लग रहा था कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं और मैंने आपके सामने इसको रखा चर्चा के लिए। उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके कैरियर में सहयोगी होगा। आप मेरे इस YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर पे।